हे गाइस हाय। तो अभी तक हम रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन से, राइट। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है। तो अभी अभी हमने शुरुआत में कवर किया था कि हायर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब अलग अलग ऑर्गन्स में स्पेशल टास्क होगा। सो स्पेसिफिक टास्क, अलग अलग टास्क अलग अलग ऑर्गन्स में होता है। तो इसका मतलब, इसको एग्जांपल से अगर देखें, जो हम अभी तक देख चुके हैं, लंग्स आपका ऑक्सीजन लेके आ रहा है, राइट। उसी तरह अगर हम देखें, आपका एलिमेंट्री कनाल ग्लूकोज लेके आ रहा है। बट क्या लंग्स को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, राइट। तो इस ग्लूकोज को लंग्स के पास भी जाना है और खुद एलिमेंट्री कनाल के पास भी जाना है। इस ऑक्सीजन को इसी तरह लंग्स के पास भी जाना है और एलिमेंट्री कनाल के पास भी जाना है। तो ये आदान प्रदान कैसा होगा, कैसे होगा? और यही है आपका आंसर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। और हमने शुरुआत में भी देखा था कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, एफिशिएंट होते गए और ऑर्गेनिजम्स भी उसी तरह बेटर होते गए, कह सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, जिसको आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हो। अब सर्कुलेटरी का क्या मतलब है? सर्कुलेटरी का मतलब है थिंग्स मूव विदिन, है ना। मूव विदिन, ऐसा नहीं कि हम बाहर से लेते जा रहे हैं, एक तरफ से किसी भी फ्लूइड को निकालते जा रहे हैं, राइट। वी डोंट डू दैट। अब इसका मतलब अगर हम नहीं करते तो कोई और ऑर्गेनिजम्स करते हैं क्या ऐसा? आपने 9th ग्रेड में स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा है ना। द फर्स्ट एनिमल्स, उनमें क्या था? वाटर कनाल सिस्टम था। उनके शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते थे, राइट। ये पोर्स पानी को लाते थे, पानी के साथ खाना लाते थे, ऑक्सीजन भी लाते थे। ऑक्सीजन सेल में डिफ्यूज़ हो जाते थे और पानी जो है बाहर बड़े पोर ऑस्कुलम से निकल जाता था। हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में एक ही फ्लूइड है जो सर्कुलेट करते रहता है, मूव करते रहता है। तो देखा जाए तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 हिस्से हैं। ठीक है। देयर इज़ अ फ्लूइड, एक फ्लूइड है जो घूमते रहता है, उस फ्लूइड को ब्लड कहते हैं। अब फ्लूइड घूम रहा है तो उसे घुमाने के लिए भी तो कोई पंप चाहिए ना। तो देयर इज़ अ पंप। इसी पंप को आप एक बहुत ही अच्छे नाम से बोलते हो, हार्ट। अब किसके थ्रू घूम रहा है ना। तो हमें पाइप्स भी चाहिए। इसी पाइप्स को एक बायोलॉजिकल नाम दे देते हो आप, वेसल्स, राइट। वी हैव ब्लड वेसल्स एंड वी हैव अ पंपिंग ऑर्गन, द हार्ट। अब एक चीज़ और आपको गौर करने की ज़रूरत है, दैट आर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो इन 3 चीज़ों से बना है, दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड का कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए ये है आपका पंप, पंप से निकला पाइप और पाइप के बाहर हैं आपके सेल्स। ये जो ब्लड है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, राइट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड नेवर लीव्स दी वेसल्स। ब्लड जो है वेसल के बाहर नहीं जाता। अब असमंजस में अगर आप पढ़ चुके हो कि अगर ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो जो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन देना है, ग्लूकोज देना है, ये सेल को कैसे मिलेगा? ये सारी चीज़ें डिफ्यूज़ होके आएंगी थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है। तो ब्लड मोटे वेसल से होते होते पतले वेसल्स में पहुंचता है और सबसे पतले वेसल्स, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में, जिसको आप कैपिलरीज कहते हो, उनसे डिफ्यूजन होके आपके सेल्स में पहुंचता है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि अपना सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब चलो तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा ब्लड। तो शुरुआत हम करते हैं ब्लड से। तो ब्लड एक फ्लूइड है ना, गीला है, बहता है। कितना है? अराउंड 5 लीटर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। अब ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए जनरली आप इसे सेंट्रीफ्यूज करते हो। सेंट्रीफ्यूज कहने का मतलब है मक्खन बनाना। आप एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ब्लड लेते हो और उसको हाई स्पीड में घुमाते हो। जब हाई स्पीड में घुमाया तो एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। वो दिलचस्प चीज़ ये थी कि ऑलमोस्ट 45% ऑफ द
सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमें मिलता है वो लाल सा होता है, राइट। और ये 45% सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, खून के ऐसे सेल्स जो लाल होते हैं, राइट। ऑलमोस्ट 45% ही होता है। उसके ठीक बीच में एक हल्का सा थोड़ा सा पीला सा एक कोटिंग टाइप का कुछ आपको मिलता है, और ये जो चीज़ है इसको ये कोटिंग बफी कोट एक दिखता है, इसमें आपके होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत, ठीक है, थोड़े से कलरलेस टाइप के होते हैं इसलिए, और फिर होते हैं प्लेटलेट्स। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट। और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका गंदा सा पीला सा हिस्सा है, ये होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा इज अराउंड 50% कह लो, ठीक है, 50 to 55% आपका प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा में क्या है बेटा, ज़्यादातर पानी, ज़्यादातर प्लाज्मा इस पानी, बट इसी प्लाज्मा में आपके सारे चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं। कैसी चीज़ें, सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सारा कुछ इसमें बह रहा होता है। और तो और जो ग्लूकोज की हमने बात की ना, आपको याद होगा आपने पढ़ा था एलिमेंट्री कनाल से स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा, उसको अब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा में। और यही प्लाज्मा ब्लड में ऑफ कोर्स जब फ्लो होके कहीं सेल्स में जाता है तो ग्लूकोज डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाता है। हमने रेस्पिरेशन में ये भी देख लिया कि थोड़े मोरे गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा एकदम नन्हा सा ही सही, बट ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हो जाता है। और क्या होता है प्लाज्मा में, आपके कई सारे हॉर्मोन्स, आप आगे पढ़ने वाले हो, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, है ना, दे आर केमिकल मैसेजेस। तो ये मैसेजेस भी इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का काम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जो बाकी बच गया वो होता है आपके सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब इन तीनों प्रकार के सेल्स का अपना अपना मेजर फंक्शन है, और ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रेड ब्लड सेल में होता है एक खास तरह का सब्सटेंस जिसको आप कहते हो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ क्या क्या चीज़ें, इसमें प्रोटीन है और ऑफ कोर्स इसमें आयरन है, Fe। इसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है, और ऑक्सीजन कंबाइन करने के वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये ट्रिकी है, अगर कोई चीज़ किसी से कंबाइन कर सकता है तो उसे कैरी कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके और आपकी कार के बीच में फेविकॉल से कोई चिपका दे तो आप अपनी कार पे बैठ तो जाओगे, पर उतरोगे कैसे, राइट। इसीलिए कहते हैं कि बायोलॉजी बहुत दिलचस्प है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोस्ती है वो बदलते रहती है, ठीक है। लंग्स में जब आता है आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उस समय उसकी दोस्ती बहुत गहन होती है, वो फटाफट उसे ले लेता है। लेकिन यही हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को भरकर ले जाता है आपके सेल्स में, वहाँ जाते उसकी दोस्ती कम जाती है, वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये दोस्ती का इक्वेशन थोड़ा चेंज होता है, और ये चेंज हमारे हित में काम करता है। सो रेड ब्लड सेल्स आर एक्चुअली बैग हैं, थैलियाँ हीमोग्लोबिन से भरी हुई हैं। इनमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बट याद रखना ये मैं मैच्योर हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ। जब ये पैदा होते हैं ये सेल्स, तो इनके पास न्यूक्लियस भी है, इनके पास ऑर्गेनेल्स भी है, ट्रांसलेशन करके बहुत सारा हीमोग्लोबिन बना लिया, उसके बाद सब चीज़ को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, अंदर बस बच जाता है इनका हीमोग्लोबिन, जिनका काम है ऑक्सीजन कैरी कर पाना, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर, इतना ज़्यादा है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा है, ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल्स आपके पास बनते रहते हैं, आपके बोन मैरो में ये बनते रहता है, और आपके कई अलग अलग ऑर्गन्स में ये टूटते भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लीन में टूटते रहते हैं, ठीक है। आपको शरीर से बनाते रहता है और तोड़ते भी रहता है। अब आते हैं दूसरे तरीके के सेल्स के बारे में, जो है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। अब बेटा जी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं, राइट, बट थोड़े ज़्यादा स्मार्ट सोल्जर्स हैं। हम इंसान जितने अच्छे सोल्जर्स हैं ना, शायद उससे थोड़े ज़्यादा स्मार्ट सोल्जर्स हैं।
अब वाइट ब्लड सेल्स को, अच्छा बाय द वे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इन सब का एक बायोलॉजिकल नाम भी है। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स, जिसको मैंने पूरा पूरा ग्रीन में लिख दिया पता नहीं क्यों, इसको आप एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे तो घबराना मत। अब जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं ये भी कमाल के होते हैं। अलग अलग टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, आपको इनके टाइप्स नहीं पढ़ने, बट आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म को ऐसे अपने मोड़ सकते हैं कि किसी बाहर खड़े पैथोजन को खा जाए। अगर गलती से आपके शरीर में कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया घुस गया तो ये उसे खा जाएंगे। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन फैला सकते हैं। अगर इनको डिटेक्ट हो गया कि भाई बैक्टीरिया अंदर आया है, तो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं आपकी ब्लड में, जिससे आपका दिमाग समझ जाता है अच्छा बाहर से कोई आया है। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप क्या चौकन्ने हो जाते हो ना, तो आपका शरीर चौकन्ना हो जाता है। चौकन्ना होकर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि आपका शरीर एक्टिव हो, लेकिन बाहर जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ कम हो जाए, वो ज़्यादा ग्रो ना करे। साथ में साथ फाइटर प्रोटीन्स भी बनाता है, राइट। तो खुद तो खाता ही है, बट एक तरीके से ये जो फाइटर प्रोटीन्स है ये जाके सेल्स को मार्क कर देते हैं कि भाई ये देखो ये बाहर का सेल है, ये बाहर का बैक्टीरिया, इसको खा जाओ। ठीक है, फाइटर प्रोटीन्स भी बनाता है। फाइनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, ये आपको आपकी इम्यूनिटी की मेमोरी भी रखता है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपने सुनी होगी कि आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज आपके WBCs किसी ना किसी तरीके से याद रखते हैं भाई एक बार ये पैथोजन आ गया, दूसरे बार अगर आया तो इसके लिए हम पहले से तैयार रखेंगे अपने आप को। ठीक है, सो आपका ल्यूकोसाइट्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, दीज आर फ्यू वेज दैट यू शुड नो। अब फाइनली हम आ जाते हैं लास्ट तरह के सेल्स के लिए, विच आर प्लेटलेट्स। अब बेटा प्लेटलेट्स एक्चुअली RBCs की तरह ही कंप्लीट सेल्स नहीं है, दे आर फ्रैगमेंट्स, टुकड़े। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स के होते हैं, आपको नहीं जानना। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब किसी तरीके से अगर आपके ब्लड वेसल्स में इंजरी होगी, देखो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पाइप्स है ना, जैसे आपके पानी के पाइप्स में अगर छेद हो जाए तो क्या होगा, पानी बह जाएगा। हम नहीं चाहते पानी बह जाए, उसी तरह हम नहीं चाहते कि ब्लड वेसल थोड़ा कहीं पे इंजर हो और सारा पानी बह जाए। तो जब भी ऐसा होता है तो ये प्लेटलेट्स ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं और वहाँ पे एक मैश तरह का इंटरलॉकिंग बना देते हैं, विच प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, है ना, वहाँ पे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये आपकी इंजरी रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका दोनों फंक्शन है। ओके, तो ये हो गया हमारे सारी चीज़ें हमारे खून के बारे में, राइट। तो अभी तक का हमारा मेजर पोर्शन क्या था, टू टॉक ऑल अबाउट ब्लड। ओके, अब हार्ट पढ़ने से पहले क्विकली जाके हम पाइप्स इन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने के लिए हम पहले शुरुआत करते हैं हाईवेज के बारे में पढ़ना। आपने सुना होगा या देखा होगा, जो नेशनल हाईवे होता है वो एकदम बड़ा सा होता है ना। जैसे दिल्ली से कन्याकुमारी या चेन्नई जाते हुए जो हाईवे, बहुत बहुत चौड़ी सड़क है ना। फिर क्या होता है, ये सड़क थोड़ी सी पतली हो जाती है, राइट, और स्टेट्स घुसती है। ये हो गई स्टेट हाईवे। फिर क्या होता है, स्टेट हाईवेज और पतली हो जाती है, राइट, और पतली हो जाएगी। देखो पतली होते जा रही ना धीरे धीरे, और इसको ये कह लो सिटी हाईवे। सिटी हाईवेज और पतले हो जाते हैं, और पतले हो गए क्या कर लेंगे, आपके गली मोहल्ले के सड़क बन जाते हैं, राइट। आपका जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होते हैं लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, इनको हम कहते हैं आर्टरीज। आर्टरी को डिफाइन कैसे करते हैं, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, दिल से दूर। दिल ने क्या किया, लंग्स के पास भेज के ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अब इन
आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड देना है। तो आर्टरीज सबसे चौड़ी सड़क है, डिवाइड होके बना देते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल फिर से डिवाइड होते हैं, फिर से डिवाइड होते हैं, और फाइनली हम एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। इस नेटवर्क को मैं यहाँ वाइट कलर्स में बहुत ही गंदे तरीके से बना रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो ये है क्या, राइट? ये होते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज कमाल हैं क्योंकि इनकी जो ये लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है, इट्स जस्ट 1 सेल थिक। सिर्फ एक सेल की दीवार है इनकी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैपिलरीज आर पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहीं से चीज़ें जो सेल्स को पहुंचनी है, विच में बी ऑक्सीजन, विच में बी कार्बन डाइऑक्साइड, विच में बी सॉल्ट, विच में बी ग्लूकोज, विच में बी हॉर्मोन्स, जो भी चीज़ें हमें सेल्स के साथ एक्सचेंज करनी है, लेना या देना, वो सब इन कैपिलरीज के पॉइंट पे ही होता है। तो इसीलिए ये सबसे पतले होते हैं, सिर्फ एक लेयर ऑफ एपिथेलियम के होते हैं। फिर क्या होगा? ये कैपिलरीज रीयूनाइट होंगी, और रीयूनाइट होके क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स। वापस कहानी शुरू हो जाएगी, वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स रीयूनाइट होके क्या बनाएंगे? वेन्स। मैं पूरी पिक्चर नहीं बना रहा है ना। वेन्स, वेन्स को हम कैसे डिवाइन करते हैं? दे ऑल्सो कैरी ब्लड, खून ही कैरी करते हैं, बट टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की ओर। क्यों? ताकि हार्ट उनको दोबारा लंग्स के पास भेजे और ऑक्सीजनेट कर दें। ठीक है, अब देखो, हार्ट जो आर्टरी है उनके पास ब्लड कहाँ से आ रहा है? जो ब्लड है वो हार्ट से आ रहा है, दैट इज वाई इट्स अंडर प्रेशर, प्रेशर से फ्लो कर रहा है, राइट? अब अगर प्रेशर है तो इनको वेल्व नहीं चाहिए। वेल्व क्या होते हैं? बैक फ्लैप होते हैं। बैक फ्लैप मतलब जो ब्लड निकल गया वो वापस ना आ जाए, इसलिए वेल्व्स होते हैं। बट यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर है तो वेल्व्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्योंकि प्रेशर है इसीलिए हमें थिक इलास्टिक वॉल्स चाहिए होते हैं, है ना, ताकि उस प्रेशर को झेल सकें, ऐसा ना हो कि फट जाए अगर इलास्टिसिटी नहीं होती तो। यूजुअली क्योंकि हार्ट से आ रहे हैं ना, तो यूजुअली दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसका एक्सेप्शन होगा, वो हम देखेंगे। अभी के लिए बस मैं नाम दे रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, अब क्योंकि हाई प्रेशर है तो जनरली वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसके ठीक विपरीत आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं आपका वेन्स के बारे में, तो दिस इज, यहाँ पे ब्लड का सारा फ्लो, सारा प्रेशर जो है कैपिलरीज तक आते आते डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो जो वेलोसिटी होता है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, वो भी कम हो जाती है। अब क्योंकि प्रेशर नहीं है तो बैक फ्लो हो सकता है ना, तो इसीलिए वेल्व्स होते हैं इनके पास ताकि बैक फ्लो ना हो सके। ज़्यादातर केसेस में ये नियर टू दी सरफेस हैं, राइट? सो दे आर नियर टू सरफेस, मतलब स्किन सरफेस की बात कर रहे हैं। इसमें जो इलास्टिक वॉल होता है लेस होता है, कह सकते हैं लेस इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर ज़्यादातर केसेस में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है। अब एक और चीज़ है, आर्टरीज का जो ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन इज अंदर जहाँ पे फ्लो हो रहा है ब्लड का। ठीक है, अगर इनका देखोगे और इनसे कंपेयर करोगे तो इनका ल्यूमेन वुड बी छोटा देन द ल्यूमेन ऑफ द वेन। तो ये वेन का ल्यूमेन है और ये आर्टरी का ल्यूमेन है। ठीक है, अब बेटा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टरीज वर्सेस वेन का डिफरेंस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एजर्शन रीजन से पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर कि आपको ये पता हो। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ द हार्ट इटसेल्फ। अब देखो, हार्ट को रियल स्ट्रक्चर समझने के पहले एक जो मुझे बेस्ट लगता है तरीका, वो होता है डब्बा डायग्राम। अगर आपने हार्ट का डब्बा डायग्राम समझ लिया तो आपके लिए हार्ट समझना वुड बी अ पीस ऑफ केक। तो डब्बा डायग्राम कैसे, डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रह गए हमारे 4 डब्बे। तो हमारा हार्ट क्या है? 4 चेम्बर्ड हार्ट है। 4 चेम्बर्ड हार्ट, ऊपर के चेम्बर को कहते हैं एट्रिया, प्लूरल।
अगर सिर्फ एक की बात करो तो एट्रियम, ठीक है। ऑरिकल नहीं बोलते, मिस्टेक है, जहाँ भी लिखा है ऑरिकल नहीं होता। ऑरिकल एक प्रोजेक्शन होता है जो एट्रियम के ऊपर होता है, कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला जो है दाहिना साइड का है ना, तो बोल दिया राइट एट्रियम, इसको बोल दिया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नीचे वाले जो चेम्बर्स होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसका ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया गया होगा। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड वेसल है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना। क्या सुपीरियर मतलब ऊपर, यानी ऊपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे से इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा, लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाती हैं कहाँ, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये आना है राइट वेंट्रिकल में। अब आने के लिए यहाँ पे एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को आप कहते हो ट्राइकस्पिड वेल्व। कस्प का मतलब है कप जैसा स्ट्रक्चर, ट्राई मतलब तीन, तीन कप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए बोल दिया ट्राइकस्पिड वेल्व। अब इसी को एक और नाम से आप बोल सकते हो, तो ट्राइकस्पिड वेल्व किसके किसके बीच में है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व से होता हुआ कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जो है राइट वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना साइज रिड्यूस होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये आपका ब्लड को दे देगा कहाँ, सो यहाँ लिख दो नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, और इस पाइप को जिसके थ्रू ये ब्लड बाहर जा रहा है हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब याद आया, मैंने अभी बोला था कि आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। अब उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स के पास, क्यों, ताकि लंग्स उसमें ऑक्सीजन डाल सके। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लंग्स ने अपना ऑक्सीजन डाल दिया, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन। अब उसी तरह वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, क्योंकि ये लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है। अब देखो फिर से लेफ्ट एट्रियम से मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर से मुझे वेल्व पार करना पड़ेगा, इस वेल्व को कहते हो आप बाइकस्पिड। अब समझ में आ गया होगा, बाइकस्पिड, बाई मतलब दो, कस्प मतलब कप शेप स्ट्रक्चर, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वेव ट्राइकस्पिड भी हो सकते हैं और बाइकस्पिड भी हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो अब हमारी कहानी कहाँ पहुंची, 5 से 6, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली निकलेगा लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड ऑरोटा, ठीक है। और ये ऑरोटा पूरी बॉडी में ब्लड को दे देगा, और फिर से पूरी बॉडी में ब्लड ने जब कंज्यूम कर लिया सारा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस वेना केवा के थ्रू आ जाएगा। अब ध्यान से एक चीज़ आपको समझनी है, चारों चेम्बर्स में ब्लड का सेपरेशन है। एक तरीके से अगर आप देखना चाहो तो द राइट साइड ऑफ द हार्ट, अब ध्यान से इसको सुनना, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अग्री करोगे इस बात से, अगर पूछ लिया तो समझ में आ जाना चाहिए। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल नहीं रहे विद इन दी हार्ट, ठीक है। और एक सिंगल ऑक्सीजनेशन के लिए, एक बारी ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए ब्लड को हार्ट के थ्रू 2 बार जाना पड़ता है। कैसे, पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लंग्स,
ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर से हार्ट में घुसा और फिर से निकला, राइट। सो दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हो आप डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? फॉर अ सिंगल ऑक्सीजनेशन इवेंट ब्लड मस्ट पास थ्रू हार्ट, ठीक है, मस्ट पास थ्रू हार्ट ट्वाइस, 2 बार, राइट। और इससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सेप्टा। व्हाट इज सेप्टा? सेप्टा होता है राइट और लेफ्ट के बीच की दीवार, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका सेप्टा। चलो मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज सेप्टा, ठीक है। अगर मान लो सेप्टा नहीं होता तो, अगर मान लो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक ही होते हैं, राइट और लेफ्ट होता नहीं, सिर्फ वेंट्रिकल होता, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में आके मिक्स हो रहा होता। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आपने आधा ग्लास दूध लिया और उसमें आधा ग्लास पानी मिला दिया और एक ग्लास करके पी गए। आपको मिनरल्स तो आधा ग्लास का ही ना मिला, बट इंसानों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये डबल सर्कुलेशन आपको, हालांकि आपके बोर्ड का बस एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट इसी डबल सर्कुलेशन के कारण आप जो है एनर्जी एफिशिएंट हो। एनर्जी एफिशिएंट मतलब आप ऑक्सीजन को डाइल्यूट नहीं कर रहे हो, आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसके कारण ही आप वार्म ब्लडेड हो। वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं है कि आपका खून गर्म है। वार्म ब्लड का मतलब है कि आपके पास इतना ऑक्सीजन है कि आप अपने सेल्स के मेटाबॉलिज्म में जब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, इस मेटाबॉलिक एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो एक नियर अबाउट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर बाहर ठंड है फिर भी आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म करके आपको गर्म रखता है, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स, सिर्फ उनके पास डबल सर्कुलेशन, बाकियों के पास नहीं है। समझ में आ गया? अब ये था डब्बा डायग्राम। अब हार्ट से रिलेटेड बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, या तो हार्ट को लेबल करने आ जाता है या तो बनाने आ जाता है। आपको दोनों ही आना चाहिए। अगर ये डब्बा डायग्राम क्लियर है तो वो भी क्लियर होगा, बट एक चीज़ बस इसमें मैंने नहीं बताई थी, वो बताने का समय आ गया। देखो, इस पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे भी वेल्व है, इस ऑरोटा के बेस पे भी वेल्व है, ठीक है। इन वेल्व्स को आप एक नाम से पुकारते हो, उसका नाम है सेमी लूनार, आधा चांद की तरह दिखने वाला वेल्व, ठीक है। और बाइकस्पिड को आप मिट्रल वेल्व के नाम से भी जानते हो। क्यों? क्योंकि ये पोप के टोपी जो होती है ना, माइटर, उसकी तरह दिखता है, इसीलिए। आई वुड एडवाइज कि एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, डबल सर्कुलेशन अच्छे से समझ लो, उसके बाद हार्ट के ओरिजिनल डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा वैसा। चलो अब हार्ट का डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बनाना ऑरोटा से। देखो, जो अभी डब्बा डायग्राम दिखाया ना, एक्चुअली में ना वैसा होता नहीं है, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे ऑरोटा से नहीं, पल्मोनरी आर्टरी से। थोड़ा सा क्राफ्टली बनाना है। सो चलो, ये बना लिया हमने पल्मोनरी आर्टरी, ये बना लिया हमने ऑरोटा। ऑरोटा थोड़ा सा पीछे से जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के पीछे से, और इसलिए आप उसको देख नहीं पाते। ओके, तो ये हो गया आपका ऑरोटा, और जो ब्लू से बना है वो हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। अब बेटर डिफ्रेंसिएशन करने के लिए मैं उन कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिन कलर्स जो जिस तरह के ब्लड वो कैरी कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से, जो भी आपका पेन होगा उससे बनाना, ठीक है। अब फिर हमने बनाया राइट एट्रियम,
अब यहाँ पे राइट एट्रियम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम। सो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब हमें बनाना है वेंट्रिकल। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। वो गलती थी कि मैंने लेफ्ट एट्रियम को ब्लू से बना दिया, मैं उसे रेड से बनाऊंगा जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया राइट एट्रियम। अब मुझे क्या बनाना है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल मैं ब्लू से बना रहा हूँ। देखो यार, ये सारी एक्सरसाइज करने का बस एक ही तुक है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंक्रीज हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो राइट एट्रियम के मुकाबले मैंने राइट वेंट्रिकल की दीवार थोड़ी मोटी बनाई है, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि इसके मुकाबले लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मैंने सबसे मोटी बनाई है, ठीक है। इसको थोड़ा पास कर दो, ठीक है। सो ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी क्यों है, बिकॉज इसको ब्लड किसको देना है, ऑरोटा को, और ऑरोटा को सबसे ज़्यादा प्रेशर में देना पड़ेगा। उस ज़्यादा प्रेशर में देने के लिए, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को सप्लाई करना है ना, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा मसल पावर भी तो चाहिए। अब यहाँ पे आप बना दो सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा, और यहाँ पे आप बना सकते हो पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। दो उस पीछे से दो राइट लंग से, दो लेफ्ट लंग से आ रहे हैं। दीज आर ऑल पल्मोनरी वेन। ये आप लिख दोगे पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज अ रियल डायग्राम ऑफ द हार्ट, ठीक है। ओके, एक छोटी सी चीज़ करना, कोशिश करना कि इसमें आप 3 लाइन दिखा पाओ, कोशिश करना इसमें आप 2 लाइन दिखा पाओ, इसमें ऐसे कर्व सा दिखा देना, दैट इज ओके। अब ये तो हो गया हार्ट का डायग्राम। फ्लो आप ब्लड का ऑलरेडी समझ चुके हो, ओके। अब एक चीज़ आपको और समझनी है कि जो हार्ट है हमारा वो ऑटोरिथमिक है। हमारा ब्रेन इसको मैसेज नहीं देता कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो, ब्रेन इसको अप या डाउन रेगुलेट कर सकता है, बट हमारा हार्ट अपनी मर्जी का मालिक है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने राइट एट्रियम के कॉर्नर के ऊपर देयर इज एन SA नोड, सीनो एट्रियल, इसका मतलब होता है यहीं से अपने हार्ट को उसके कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये मैसेज ट्रैवल करके पहुंचता है बॉटम ऑफ दिस पार्ट, जिसको आप कहते हो AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर AV नोड से स्पेशल फाइबर्स निकलते हैं और वो फाइबर्स लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की दीवारों में मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड को आप पेस मेकर भी कहते हो, क्योंकि यही आपके हार्ट को बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाओ, ठीक है। कितनी बार, लगभग 72 टाइम्स पर मिनट, जो हमारा रेस्टिंग हार्ट बीट है, राइट, एक बार में। सो दिस इज द रेस्टिंग हार्ट बीट। एक बार में ये लगभग 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है इन दी ऑरोटा। 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, 5040, राइट। सो दिस इज योर कार्डियक आउटपुट, यानी आपका हार्ट एक मिनट में इतना ब्लड को पंप करता है। और ये जो 70 ml है, राइट, पर हार्ट बीट कह लो, तो ये हो जाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो साउंड्स आते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि जो आपके वेल्व्स हैं वो बंद हो रहे होते हैं और खुल रहे होते हैं। ये क्लोजर के जो साउंड्स होते हैं उनको कहते हैं लब और डब, ठीक है। अब जो प्रेशर जनरेट हो रहा होता है वो प्रेशर जनरेट क्यों होगा, क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, राइट। जब सिस्टोल कर रहा है
तो आइडियल प्रेशर शुड बी 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब जो बैरोमीटर पुराने ज़माने में होते थे ना, उसमें मर्क्यूरी एक लाइनिंग होती थी, वो आपको प्रेशर बताती थी। तो इतना प्रेशर जनरेट होता है जितना 120 मिलीमीटर अगर मर्क्यूरी की लाइनिंग होती, वो जितना जनरेट कर पाती। डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये हम कैसे नापते हैं? इसको नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, स्विग, इसका स्पेलिंग बस गलत मत करना, स्फिग्मोमैनोमीटर। आजकल ये काफ़ी आगे टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, आपके घड़ी में भी अब आप प्रेशर नाप सकते हो, राइट। अगर किसी रीज़न की वजह से आपके ब्लड में मान लो सॉल्ट ज़्यादा है, आप नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, या मान लो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तब आपके बॉडी का हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब वो होता है तब आप फेस करते हो हाइपरटेंशन से, विच इज़ अ डिसऑर्डर। अब एक कमाल की चीज़ हमें समझनी है, विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड, लिम्फ एंड सेल्स। अब इसको ध्यान से यहाँ पे समझो। देखो, ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू जो है धीरे धीरे लीक हो रहा है। लीक क्यों हो रहा है? डिफ्यूज़ हो रहा है। और देखो, ब्लड है क्या? पानी और सेल्स। सेल्स ज़्यादा बाहर नहीं आ सकते, लेकिन सेल की जो चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन हो गया, सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, सब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। कहाँ? सेल्स के बीच में ये रहे सेल्स, और सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये चीज़ें टिश्यू फ्लूइड में आ रही है, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जा रहा है? सेल के पास। ठीक है, सेल भी उसी प्रकार, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आ रहा है वापस टिश्यू फ्लूइड में। अब कुछ चीज़ें तो यहीं पे वापस डिफ्यूज़ हो सकती है, कुछ चीज़ें कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये जो फ्लूइड का लॉस है, इसको हम पैसिवली इनटेक के बहाने नहीं रह सकते, इसे हमें एक्टिवली वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है टिश्यू फ्लूइड बन के निकल जाता है। यहीं पे आता है लिम्फ। तो आपके बॉडी में स्पेशल वेसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये जो टिश्यू फ्लूइड था, ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में वापस आता है। ठीक है, और ये लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली जाके आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रेन करते हैं, राइट, और ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं, राइट। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आता है इन अ सर्टेन वेन इन योर शोल्डर रीजन। तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ फॉर्म्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ को सेम कहा है, लेकिन टिश्यू फ्लूइड लिम्फ तब कहलाता है जब वो लिम्फ वेसल के अंदर घुस जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर द इंटायर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।